गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, अगर आप इक्विटी में फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं या फिर कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं या फिर क्रिप्टो एफ&ओ करते हैं और इस केस में आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको अपने टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट करना है, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आएगी भी या नहीं आएगी, इन ट्रेड से अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को आपको अपनी आईटीआर में कैसे रिपोर्ट करना है, अगर आपको लॉसेस होते हैं तो लॉसेस को आपको अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, अगर आपके पास पिछले सालों के पुराने लॉसेस भी पड़े हुए हैं तो उन लॉसेस को आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे लेकर जाना है, इस तरह के बिजनेस के लिए एक सिंगल बिजनेस हेड सेलेक्ट करना है या फिर अलग अलग बिजनेस हेड सेलेक्ट करके इन ट्रेड को हमको रिपोर्ट करना है। एफ&ओ के केस में आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट आखिर क्या होगी, तो आज की इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आईटीआर 3 को लाइव स्टेप बाय स्टेप फाइल करना सीखेंगे। तो अगर आपकी ये सारी इनकम है या फिर इनमें से कोई एक भी इनकम है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपनी आईटीआर 3 को फाइल कर पाएंगे बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के, बहुत ही ईजी तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जब भी हमें किसी एफ&ओ की फ्यूचर एंड ऑप्शंस की आईटीआर फाइल करनी होती है तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है ब्रोकर का टैक्स P&L स्टेटमेंट। ये हमारे पास हमारे ब्रोकर का टैक्स P&L स्टेटमेंट है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि एफ&ओ के केस में आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट आखिर क्या है। तो देखिए, अगर आप असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको आईटीआर 3 31 अगस्त 2026 तक फाइल करनी है। आपके लिए ड्यू डेट है 31 अगस्त 2026। अब आपको इस ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, ड्यू डेट आपकी सेम ही रहेगी और 31 अगस्त 2026 तक आप अपने लॉसेस को इजीली नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने ब्रोकर के रिपोर्ट पर। तो देखिए, हमारे ब्रोकर का टैक्स P&L स्टेटमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखेंगे चार्जेस। ट्रेडिंग में हमने पूरे साल जो एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको दिख रही है हर एक ट्रेड की बाय वैल्यू, हर एक ट्रेड की सेल वैल्यू। ओके, देखिए, जब सेल वैल्यू में से बाय वैल्यू माइनस करती हैं तो हो सकता है हमें किसी ट्रांजैक्शन पर लॉस हो और ये भी हो सकता है हमें किसी ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट हो। तो इस तरह से हर एक ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमको इस रो में शो हो रहा है, रियलाइज्ड P&L के रो में। इसके बाद में हमको यहाँ पर हमारे ब्रोकर ने टर्नओवर भी कैलकुलेट करके दे रखा है। तो हमारे ब्रोकर ने तो टर्नओवर हमको दे रखा है, लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो कि टर्नओवर आपको कैलकुलेट करके नहीं देते हैं। तो इस केस में आपको पता होना जरूरी है कि आखिर इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है एफ&ओ ट्रेडिंग, इनका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करती है, इसके लिए हमें रियलाइज्ड P&L की हेल्प लेनी होती है। यहाँ पर करना क्या होता है कि देखिए, जो भी आपकी प्रॉफिट की फिगर है, जैसे सेल वैल्यू ज्यादा होगी, सेल वैल्यू में से बाय वैल्यू माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट की फिगर तो प्लस में होगी, प्लस की फिगर तो आपको प्लस में ही लेनी है। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन पर आपको लॉस हो रहा है, आपका सेल वैल्यू कम है और बाय वैल्यू ज्यादा है, लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को भी आपको प्लस में कन्वर्ट कर देना है। प्लस की फिगर प्लस में रहेगी, माइनस की फिगर को भी हम प्लस में लिख देंगे। इस तरह से हमारा जो टर्नओवर है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इस टर्नओवर को आप जो एक्सेल में फॉर्मूला के हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, आपको लिखना है इक्वल्स टू, फिर उसके बाद में ABS लिखना है। ABS मीन्स होता है एब्सोल्यूट, देन ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद जो रियलाइज्ड P&L वाला कॉलम है उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो माइनस की फिगर है वो भी हमारी प्लस में कन्वर्ट होकर आ चुकी है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है उसको सारे कॉलम्स पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम कॉर्नर पर यहाँ पर लेकर जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, इसको हम ड्रैग डाउन कर देंगे। अब ये जो फॉर्मूला है वो सारे कॉलम्स पर अप्लाई हो चुका है। आप देखेंगे माइनस की फिगर प्लस में कन्वर्ट होकर आ गई है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम इसको एडिशन कर देंगे तो पूरे साल का हमारा टर्नओवर कैलकुलेट होकर आ गया है। देखिए, टर्नओवर मैच हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके ब्रोकर के P&L रिपोर्ट में टर्नओवर आपको नहीं दे रखा तो आप टर्नओवर खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम एफ&ओ की
आईटीआर को फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइलिंग के लिए हमें अपनी जो ब्रोकर की P&L रिपोर्ट है इसमें से हमें 3 फिगर्स आइडेंटिफाई करनी होती है। सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमारा आखिर टर्नओवर क्या है। टर्नओवर हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये हमने टर्नओवर यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो देखिए यहाँ पर हमने रियलाइज्ड P&L को टोटल कैलकुलेट करके रख रखा है, तो यहाँ पर हमको लॉस हुआ है कितना 12,400 का, वो लॉस हमने यहाँ लिख लिया। थर्ड हम देखेंगे कि हमारे F&O का एक्सपेंडिचर क्या है, कितना खर्चा हमने किया है। तो एक्सपेंडिचर हमारे ये है, हमने टोटल एडिशन करके रखा हुआ है 8,799 के एक्सपेंडिचर, वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हमको चाहिए अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए। आपको ये कैलकुलेट करके अलग से एक वर्किंग शीट बना लीजिए और वहां पर इन सबको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद में जो ग्रॉस P&L, देखिए हमारा लॉस था 12,400 का और हमने एक्सपेंडिचर अलग से, खर्चा हमारा अलग हो गया, तो हमारा लॉस तो इंक्रीज हो गया ना। तो आप ये भी कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको नेट लॉस क्या हुआ है। ठीक है, तो 12,400 में अगर हम अपने खर्चे और ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नेट लॉस हमें कितने का हुआ है। तो नेट लॉस हमको हुआ है 21,199 का। क्लियर, ये जो वर्किंग है यही वर्किंग हमको चाहिए जब हम अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। अब देखिए ये जो F&O होती है किस हेड की इनकम होती है, ये हमारी किसकी होती है, F&O बिजनेस की इनकम होती है। बिजनेस की इनकम के लिए आईटीआर 3 फॉर्म फाइल किया जाता है और टैक्स रेट क्या लगती है, तो जो हमारी नॉर्मल स्लैब रेट होती है उसी से इससे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ये हो गई हमारे इक्विटी F&O। अब हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने कमोडिटीज में भी ट्रेड कर रखा है। कमोडिटी की जो शीट है उसको ओपन कर लेते हैं। अब कमोडिटीज की जब हम शीट ओपन करेंगे, ब्रोकर P&L स्टेटमेंट ओपन करेंगे, तो ये सेम कैसा है जो हमने इक्विटी F&O की शीट ओपन की थी, सेम उसी के जैसा है। यहाँ पर भी हमको कमोडिटी F&O के जो चार्जेस हैं वो हमको शो होंगे। पूरे साल हमने कितने चार्जेस किए थे, एडिशन हमने करके रखा हुआ है। इसके बाद हमको हर एक ट्रांजेक्शन का बाय वैल्यू, सेल वैल्यू यहाँ पर शो होगी। सेल वैल्यू में से बाय वैल्यू माइनस करेंगे तो या तो हमको प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर हमको लॉस हो रहा होगा। इसके बाद में टर्नओवर अगर आपके ब्रोकर ने आपको कैलकुलेट करके दिया है, अच्छी बात है। टर्नओवर कैलकुलेट करके नहीं दिया तो आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ABS का फॉर्मूला लगा के। अब हमको क्या 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले हमको सेम इक्विटी F&O में जैसे हमने किया था सेम कमोडिटी F&O का काम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, टर्नओवर कैलकुलेट किया था हमने 21,790 का हमारा टर्नओवर आ गया। फिर हमने पूरे साल का प्रॉफिट देख लिया, जो प्रॉफिट है या लॉस है हमने इसको ऐड कर दिया रियलाइज्ड P&L वाला, तो हमारा इसमें प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। इक्विटी में हमारा लॉस था, यहाँ पर जो कमोडिटी F&O है इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है 13,350 का। इसके एक्सपेंडिचर्स भी हुए हैं 1,484 के, वो एक्सपेंडिचर्स भी हमने यहाँ पर नोट कर लिए। अब हम देखेंगे हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखिए हमारा प्रॉफिट था ग्रॉस 13,350 के, लेकिन हमने एक्सपेंडिचर्स भी किए थे कितने, 1,484 के। तो हमारा नेट प्रॉफिट हमको कितना हुआ वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे। कितना हुआ है नेट प्रॉफिट, वो हुआ है 11,865 का। हमारे क्लाइंट ने क्रिप्टो F&O में भी ट्रेड किया हुआ है, तो यहाँ पर क्रिप्टो की रिपोर्ट है वो हमने यहाँ ओपन कर ली। ये हमारी डेल्टा एक्सचेंज की रिपोर्ट है। अब देखिए जब भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग की रिपोर्ट आती है तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो क्रिप्टो स्पॉट है या क्रिप्टो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। क्रिप्टो स्पॉट क्या होता है, जब आप क्रिप्टो करेंसी को एक्चुअल में बाय करते हैं उसके बाद उसको सेल करते हैं या फिर किसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो होता है क्रिप्टो स्पॉट। क्रिप्टो स्पॉट के केस में अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, मतलब सेल वैल्यू में से बाय वैल्यू माइनस करेंगे, अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट पर आपको 30% की रेट से टैक्स पे करना होता है और इस केस में आपका 1% की रेट से TDS भी डिडक्ट होता है क्रिप्टो स्पॉट के केस में। ठीक है, जो सेल प्राइस होता है उस पर 1% की रेट से TDS भी डिडक्ट होता है और यहाँ आपको एक शेड्यूल होता है VDA, वो आपको फिल करना होता है। लेकिन क्रिप्टो F&O अलग होता है। क्रिप्टो F&O क्या होता है, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी को एक्चुअल में परचेज सेल नहीं करते, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्यूचर डेट पर आकर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये हो जाता है क्रिप्टो का फ्यूचर एंड ऑप्शन।
फ्यूचर एंड ऑप्शन हो जाता है, तो इसीलिए ये आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम हो जाती है। जैसे कि आपकी इक्विटी एफ&ओ की इनकम थी, कमोडिटीज एफ&ओ की इनकम थी, सेम वे में ये भी आपकी बिजनेस की इनकम बन जाती है और इस पर भी आपको स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर भी जो हमने जैसे इक्विटी एफ&ओ एंड कमोडिटीज एफ&ओ के केस में वर्किंग की थी, सेम वर्किंग यहाँ भी होगी। आपको अपना टर्नओवर पहले कैलकुलेट करना होगा। टर्नओवर क्या होता है? जो भी आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट की फिगर प्लस में लॉस की फिगर को भी यहाँ पर हमने प्लस में कन्वर्ट कर रखा है। प्रॉफिट और लॉस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर टर्नओवर आ गया। पूरे साल का टर्नओवर निकल कर आ गया 31,564 का। उसके बाद में देखिए ये एक्सपेंडिचर्स हैं, ये माइनस करने के बाद में हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये यहाँ पर आ चुका है। तो इक्विटी एफ&ओ एंड कमोडिटी एफ&ओ में तो क्या था कि आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था और एक्सपेंडिचर अलग दे रखे थे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंडिचर माइनस करके हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हमें ये जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे ब्रोकर जो है उन्होंने नेट प्रॉफिट डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे रखा है। तो इस तरह से हमने तीनों तरीके के जो एफ&ओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग है उसकी वर्किंग प्रिपेयर कर ली है। अब हम इन वर्किंग को, तीनों तरीके की वर्किंग को एक अलग शीट पर लिख लेते हैं। तो ये हमारी शीट आ गई है जहां पर हमने इक्विटी की जो टर्नओवर और जो प्रॉफिट था उसको लिख लिया है, कमोडिटीज का टर्नओवर एंड प्रॉफिट को लिख लिया है एंड क्रिप्टो के टर्नओवर एंड प्रॉफिट को यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इन टर्नओवर को ऐड कर देंगे। तो इक्विटी का, कमोडिटी का एंड क्रिप्टो का टर्नओवर हमने ऐड किया तो हमारा टोटल टर्नओवर है 1,11,408। जब हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इक्विटी में हमको लॉस हुआ था, क्रिप्टो में भी हमको लॉस हुआ था और कमोडिटी में हमको प्रॉफिट हुआ था। इन तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमें नेट लॉस हुआ है 34,697 का। ठीक है, तो जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर जो होती है वो कंसोलिडेटेड बेसिस पर फाइल की जाती है। क्लियर? अब यहाँ पर जो टर्नओवर होता है, इस टर्नओवर का मेन रोल क्या होता है? टर्नओवर का मेन रोल होता है ये चेक करना कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा होता है तो फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। अब लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है, लोग सोचते हैं 1 करोड़ से ज्यादा पे टैक्स ऑडिट कराना है, 2 करोड़ से ज्यादा पे टैक्स ऑडिट कराना है। नहीं, एफ&ओ है, इंट्राडे है, इनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होता है तभी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब ये जो शीट है फाइनल शीट है जो कि हमारे आईटीआर फाइलिंग में हेल्प करेगी। अगर आपने इतनी वर्किंग अपनी रेडी कर ली, इसका मतलब 50% काम आपका हो गया है। अब आपको क्या करना है, इन फिगर्स को सिंपली अपनी आईटीआर में पुट करना है, दैट्स इट। चलिए अब अपने पोर्टल की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपने पोर्टल पर आ गए हैं, www.incometax.gov.in। इस वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें लॉगिन का बटन दिख रहा है, सिंपली हमको अपने लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है यूजर आईडी, आपको अपना पेन नंबर लिखना है यहाँ पर एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये चेकबॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड भूल चुके हैं, फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये हमारे इनकम टैक्स पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन होकर आ चुका है। अब आप कोई भी आईटीआर फॉर्म फाइल करें, आईटीआर 1, 2, 3, 4 कोई भी फॉर्म फाइल करें, आपको अपना फॉर्म फाइल करने से पहले 2 काम कर लेने होते हैं। क्या? सबसे पहले आपको अपना फॉर्म 26CS डाउनलोड कर लेना होता है और दूसरा आपको अपना AIS डाउनलोड करके रख लेना होता है। 26CS कैसे डाउनलोड करते हैं? यहाँ पर आपको ई फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, फिर व्यू फॉर्म 26CS इस पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से असेसमेंट ईयर हम 26-27 की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, व्यू एज HTML पर क्लिक करेंगे, देन व्यू डाउनलोड है इस पर क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमको हमारा फॉर्म 26CS शो होगा। किसी इनकम पर कोई TDS डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि कोई भी इनकम जिस पर TDS डिडक्ट हुआ है वो आपको अपनी आईटीआर में जरूर से शो करनी है। तो जब भी अपना आईटीआर फाइल करें अपने फॉर्म 26CS को भी कंसीडर करके चले। उसके बाद में हम अपने डैशबोर्ड पर वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको अपने AIS को भी साथ के साथ डाउनलोड करके रख लेना है। तो ये जो AIS का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, अब फिर से ये AIS का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको AIS और TIS 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो AIS में क्या होता है ना, सारी इंफॉर्मेशन होती है और इसका समरी वर्जन जो होता है वो TIS होता है। तो आप सिंपली TIS पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये हमारा TIS ओपन होकर आ गया है। तो TIS में क्या होता है, आपने अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, आपने 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी सेल की या फिर आप शेयर मार्केट में परचेज और सेल करती हैं तो वो भी आपके
जो TIS है उसमें शो हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट है, आपकी डिविडेंड की इनकम है, वो भी आपको यहाँ पर शो होती है। चलिए पोर्टल पर वापस आते हैं। अब यहाँ से आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR फाइल कर रहे हैं, ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से फॉर्म अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। ITR 3 फॉर्म फाइल कर रहे हैं, प्रोसीड विद ITR 3 पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना ITR क्यों फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अदर्स पर आप क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग हेड दे रखे हैं। इन हेड के अंदर आपको काफी सारे शेड्यूल्स दे रखे होंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग रेलिवेंट शेड्यूल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जनरल में यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर टिक है, जनरल इन्फॉर्मेशन पर इस पर ही टिक रहने देंगे। फिर इनकम पर जाएंगे। अब आप अपनी इनकम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो शेड्यूल सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी की, किसी घर की, किसी शॉप का, किसी ऑफिस का, किसी बिल्डिंग का आपको रेंट रिसीव हो रहा है, चाहे वो रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, तो आप इसमें रिपोर्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपको कोई कैपिटल गेन की इनकम होती है, चाहे स्टॉक्स की हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी की हो, तो वो शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएगा। अगर आपके कोई शेयर से या म्यूचुअल फंड से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जिस पर आपने STT पे किया है, तो वो शेड्यूल 112A में जाएगा। इस पर आपको 1,25,000 की एग्जेम्पशन मिल जाती है, इसको सेलेक्ट करेंगे। नॉन रेसिडेंट के केस में ये वाला शेड्यूल भी सिलेक्ट किया जाता है। अगर आपको क्रिप्टो VDA की इनकम है, क्रिप्टो स्पॉट की इनकम आपको होती है जिस पर आपको 1% के रेट से TDS डिडक्ट हुआ है, तो शेड्यूल VDA भी आपको फिल करना होता है। इसके बाद में आपकी इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, वो आपके अदर सोर्सेज इस हेड में शो होगी। ये जो होता है क्लबिंग के केस में एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम है जैसे कैपिटल गेन की इनकम, VDA की इनकम, तो शेड्यूल SI में आपको रिपोर्ट करनी होती है। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो आपको शेड्यूल IF जो है वो फिल करना होता है। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे आपके LIC का अमाउंट रिसीव हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना का, PPF का अमाउंट रिसीव हुआ है, तो वो आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको अपने फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिला है, बैंक में कोई अमाउंट ट्रांसफर हुआ है एज अ गिफ्ट, तो वो भी अब आपको शेड्यूल EI में रिपोर्ट करना होता है। इसके बाद में पास थ्रू इनकम की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेड्यूल PTI में देनी होती है, जो कि बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड होती है। और अगर आपने फॉरेन में कोई असेट होल्ड कर रखी है, फॉरेन से इनकम होती है, तो उस केस में आपको ये दो शेड्यूल FSI और शेड्यूल TRB फिल करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने जो हेड है उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आते हैं बिजनेस की तरफ। यहाँ पर आपके जो शेड्यूल सेलेक्टेड है उनको सेलेक्ट रहने दीजिए ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में आती है डेप्रिसिएशन की तरफ। तो यहाँ पर ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इसको अनटिक कर देंगे, हमारे केस में रेलिवेंट नहीं है। डिडक्शन में आएंगे। न्यू टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपके एम्प्लॉयर ने NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है तो सेक्शन 80CCD सब सेक्शन नंबर 2 की डिडक्शन आपको मिल जाती है। तो इस केस में आप शेड्यूल 6A को सेलेक्ट रहने दीजिए। अब हमारे केस में सैलरी की इनकम नहीं है तो हम इसको भी, इस पर से भी टिक हटा देंगे। इसके बाद में हम टैक्स में जाएंगे। यहाँ पर जो भी शेड्यूल सेलेक्टेड है उनको सेलेक्ट रहने देंगे। बस ये वाला जो शेड्यूल है टैक्स डेफर्ड ऑन ESOP पे क्या होता है कि कभी कभी टैक्स जो है वो फ्यूचर ईयर्स के लिए डेफर हो जाता है। अगर आपके ऊपर ये स्पेशल केस एप्लीकेबल है तो इस पर टिक करेंगे, अदरवाइज इसको हटा देंगे। अदर्स पर जाएंगे। यहाँ पर शेड्यूल्स है करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट, BFLA, शेड्यूल CFL, इन पर टिक रहने देंगे। अगर आपके फॉरेन में असेट है तो आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको शेड्यूल ALB फिल करना होता है, अपनी असेट एंड लाइबिलिटीज रिपोर्ट करनी होती है। ये केस है तो आप इस पर टिक करें, अदरवाइज इस टिक को हटा दें। उसके बाद में आपको क्या करना है, सारे शेड्यूल्स हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्किप क्वेश्चंस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपके वेरियस शेड्यूल्स जो कि आपने सेलेक्ट किए थे वो ही ओपन होकर यहाँ पर आएंगे। अब आपको 1 बाय 1 इन सारे शेड्यूल्स को फिल करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्टेटस आपका इंडिविजुअल ऑलरेडी सेलेक्ट होकर आ रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे आपका नेम, आपका पैन, आपका आधार नंबर दे रखा होगा, एक बार चेक कर लीजिए। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जाएंगे तो आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस यहाँ पर दे रखा होगा, आप इसको चेक कर लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आपसे पूछा जाएगा इज योर सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। आप सिंपली उस पर यस को टिक कर दीजिए। तो ये काम आपको अभी करना है कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जाकर, अदरवाइज आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ITR फाइल करने के बाद में आपको वैलिडेशन एरर शो होगी। तो हम जाकर इसको टिक कर लेते हैं।
चलिए इसके बाद में आता है फाइलिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका कह रहा है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ये बताइए। अब यहाँ पर आपको देखिए 31 जुलाई का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, क्योंकि जो ITR 3 है उसकी फाइल करने की ड्यू डेट क्या है 31 अगस्त, ठीक है। और अगर आपका ऑडिट होता है तो 31 अक्टूबर, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 30 नवंबर होता है। तो 31 अगस्त को सिलेक्ट करेंगे। 31 अगस्त तक ITR फाइल कर रहे हैं 139(1) में जाएगी। 31 अगस्त मिस कर जाते हैं तो 139(4) में बिलेटेड ITR फाइल करेंगे। आपकी ITR में कोई मिस्टेक है, चाहे आपने 139(1) में फाइल की हो या 139(4) में फाइल की हो, आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस केस में आप 139(5) जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, अगर आपके लॉसेज हैं, ठीक है, तो आप 31 अगस्त तक अपनी ITR फाइल कर लें, क्योंकि 31 अगस्त तक ही आप अपने लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये ड्यू डेट मिस कर गए तो आप अपने लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर ईयर्स के लिए नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, देन यस हमारी F&O की इनकम है जो कि बिजनेस की इनकम होती है, यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद वो आपसे फॉर्म 10 IEA के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए फॉर्म 10 IEA क्या होता है, जो सैलरीड होती हैं, पेंशनर्स होते हैं, उनको तो हर साल क्या होता है अपनी प्रेफरेबल टैक्स रिजीम को चूज करने का ऑप्शन मिलता है। वो कभी भी न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, कभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स को ये बेनिफिट नहीं मिलता, उनको क्या होता है, उनके लिए लिमिटेड ऑप्शन होता है इसको सेलेक्ट करने का। अब देखिए किसी साल जब आप अपनी ITR फाइल करने बैठते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होती है। अब अगर आप बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, आप चाहते हैं मैं ओल्ड टैक्स रिजीम से अपनी ITR को फाइल करता हूँ, अब अगर आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है, आप ओल्ड टैक्स रिजीम से अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना होता है, ड्यू डेट से पहले ITR फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 10 IEA होता है, ये फाइल करना होता है। जब आप इस फॉर्म को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद में आप ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उस साल, जिस साल आपने ये फॉर्म फाइल किया, उस साल आप ओल्ड टैक्स रिजीम से ITR फाइल करेंगे और आगे के आने वाले हर सालों के लिए आप ओल्ड टैक्स रिजीम से ही अपनी ITR को फाइल करेंगे। ओके, अब आगे किसी साल आपको ये फील होता है कि अब आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल नहीं रही, आपको न्यू टैक्स रिजीम से ITR फाइल करना चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, न्यू टैक्स रिजीम में वापस जाने के लिए आपको फिर से फॉर्म 10 IEA फाइल करना होता है, ठीक है। अब जब आपने दूसरी बार फॉर्म 10 IEA फाइल कर दिया, अब आप कभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम से अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे, अब आप हमेशा न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही एलिजिबल रहेंगे। तो एक बिजनेसमैन और प्रोफेशनल अपने लाइफ टाइम में केवल 2 बार ही फॉर्म 10 IEA को फाइल कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए एंड सेकंड टाइम न्यू टैक्स रिजीम में वापस आने के लिए, और केवल एक बार ही ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आपने न्यू टैक्स रिजीम से वापस से एंटर कर गए, फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में कभी भी वापस नहीं आ सकते। अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या आपने पिछले सालों में कभी फॉर्म 10 IEA फाइल किया था और ओल्ड टैक्स रिजीम में आप एंटर हुए थे, अगर हुए थे तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए। किस साल में आपने फॉर्म फाइल किया था, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, और जब फॉर्म फाइल करते हैं आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, वो उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपने फाइल नहीं किया कभी भी तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने पिछले साल फाइल नहीं किया, तो क्या इस साल आपने फॉर्म 10 IEA फाइल किया था, ठीक है, और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में गए थे। अगर आपने फाइल किया हुआ है, यस पर क्लिक करके आप डेट लिख दीजिए कि किस डेट को आपने फाइल किया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर लिख दीजिए। अगर आपने इस साल भी फाइल नहीं किया तो आप सिंपली नो पर टिक कर दीजिए, ओके। उसके बाद में ये जो ई पॉइंट है ये आपके लिए रेलिवेंट है, आपको नहीं देखना। एफ पॉइंट पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट बता देना है और आपको सिंपली फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ही आपके लिए नो ही आएंगे। ये जो बहुत स्पेशल केसेस होते हैं उस पर एप्लीकेबल होता है, जनरली एप्लीकेबल नहीं होते, तो इन पर नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो येस पर क्लिक करके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएंगी, आप वो दे दीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दीजिए। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो येस पर क्लिक करके फॉर्म की डिटेल्स जाएंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर दीजिए। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं है तो अनलिस्टेड शेयर्स अगर आपने एक दिन भी किसी कंपनी के होल्ड किए हैं तो येस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपसे यहाँ पर ये जो है ये भी यहाँ पर IFSC वालों के लिए है, इस पर भी नो आएगा। FPI है, इस पर भी नो आएगा, ओके। उसके बाद में अब आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है ऑडिट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA, क्या आप 44AA के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए लायबल हैं। देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट, आपके P&L, आपकी बैलेंस शीट, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप F&O की या इंट्राडे की ITR फाइल कर रहे हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे इस पर येस पर क्लिक कर दीजिए कि येस बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए हम लायबल हैं।
क्यों? क्योंकि अगर आपको एफ एंड ओ या इंट्राडे में लॉस हुआ है तो उस केस में जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तभी आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते, P&L अकाउंट बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं तो आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से डरना भी नहीं है। हमने जो एक्सेल में अपनी वर्किंग की थी, हमने अपना टर्नओवर कैलकुलेट किया था, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, केवल इन 2-3 चीजों से ही आप अपने P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को बहुत ईजिली बना सकते हैं। मैं बताऊंगी कैसे। ओके, तो यहाँ पर आपको यस पर टिक करना है और घबराना नहीं है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44AD 44ADA से अपना ITR फाइल कर रहे हैं? देन नहीं, हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस का टोटल सेल क्या थी, टर्नओवर क्या थी, वो पूछा जा रहा है। तो हमने अपना जो टोटल टर्नओवर था ना, 3 तरीके के जो हमारे एफ एंड होते हैं उसको कैलकुलेट कर लिया था। आपका इंट्राडे का भी टर्नओवर है, आप उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। सारे टर्नओवर ऐड करने के बाद में अगर वो अप टू ₹1 करोड़ है तो यहाँ टिक कर दीजिए। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू ₹10 करोड़ तक है तो सेकंड ऑप्शन यहाँ टिक कर दीजिए। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होगा तो फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हुआ हो, टैक्स ऑडिट फिर आपको करवाना होगा। ओके, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपके बिजनेस का जो कैश आपने रिसीव किया था क्या वो 5% तक है, आपने जो एक्सपेंडिचर किए थे कैश में किए थे क्या 5% तक के कैश एक्सपेंडिचर किए थे। तो देखिए हमारे एफ एंड ओ और इंट्राडे में कैश तो कुछ इन्वॉल्व होता ही नहीं है, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शन हमारे डिजिटल ही होते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर दीजिए कि हाँ हमारा जो कैश था वो अप टू 5% तक ही था। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब हमारा तो टर्नओवर अप टू ₹1 करोड़ है तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB? नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर होता है, नो को क्लिक करेंगे। यहाँ पर नो पर ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद में आपसे अब वो पूछ रहा है नेचर ऑफ बिजनेस, अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, इस पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर आप ऐड अनदर पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का कोड बताना है। तो देखिए हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे क्या थे, 3 बिजनेस थे लेकिन तीनों रिलेटेड क्या थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। पहला इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन, दूसरा कमोडिटी फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड तीसरा क्या था, क्रिप्टो फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहाँ पर हम सबसे लास्ट में आएंगे। अब देखिए सबसे लास्ट में आने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर ये ऑप्शन दिख रहा है 21010 में फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है। तो एक ही एफ एंड ओ ट्रेडिंग का ऑप्शन है। आपसे कोई ये तो नहीं पूछ रहा कि क्रिप्टो एफ एंड ओ है तो अलग सेलेक्ट करो, इक्विटी एफ एंड ओ है अलग सेलेक्ट करो, कमोडिटीज एफ एंड ओ है अलग सेलेक्ट करो, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो पूछ रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कोड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब अपना ट्रेड नेम लिख दीजिए, तो आपका जो नाम है वो लिख दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में आप सिंपली यहाँ पर उनको बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इक्विटीज में, क्रिप्टो में एंड कमोडिटीज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप पूरा लिख दीजिए, तो ट्रेडिंग इन इक्विटीज, कमोडिटीज एंड क्रिप्टो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, ठीक है। तो सेव पर उसके बाद में क्लिक कर देंगे। ओके, इसके बाद बैंक डिटेल्स हैं, जितने भी बैंक अकाउंट है उन सबकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट, और एक बैंक अकाउंट आपका एटलीस्ट वैलिडेटेड होना चाहिए एंड रिफंड के लिए नॉमिनेटेड होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि रिफंड जिस बैंक अकाउंट में आएगा वो वैलिडेटेड एंड नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट में आएगा, अदरवाइज आपको आपका रिफंड नहीं मिलेगा। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके सामने ग्रीन टिक आ गया, हमारा फर्स्ट शेड्यूल कंफर्म हो चुका है। इसी तरीके से हमें एक एक करके सारे शेड्यूल्स को कंफर्म करना है। अब हम आएंगे अपनी बैलेंस शीट पर, ओके पर क्लिक करेंगे। बैलेंस शीट में ए नंबर पर दे रखा है सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड बी नंबर पर दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड क्या होती है, लायबिलिटी साइड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होती है असेट साइड। तो यहाँ पर हमें असेट एंड लायबिलिटीज को फीड करना है। ये जो 6 नंबर है ये है वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट मेंटेन्ड। और मैंने आपसे बोला है कि आप इस ऑप्शन में जाइएगा ही नहीं, एफ एंड ओ इंट्राडे कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर चलिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है मतलब असेट वाली साइड है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ना, करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये थर्ड नंबर पर ऑप्शन दिख रहा है कैश एंड बैंक बैलेंसेस का। अब यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है, उसका ये जो क्लोजिंग बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च 2026, उसका बैलेंस आपको यहाँ पर लिखना है। लेट्स सपोज हमारे बैंक का बैलेंस है 1,20,000,
ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपके पास कुछ कैश इन हैंड भी होगा, लेट्स सपोज हमारे पास 56,000 रुपीज का कैश इन हैंड है, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आपके दो जो आपने ऑप्शंस हैं उनको फिल कर दिया, कैश इन हैंड दिखा दिया और बैलेंस विद बैंक दिखा दिया। अब आपके पास जो ब्रोकर की रिपोर्ट होगी वहां पर आपका लेजर बैलेंस जो है वो भी शो हो रहा होगा। ठीक है, आपका लेजर का ओपनिंग बैलेंस एंड लेजर का क्लोजिंग बैलेंस ये आपको शो हो रहा होगा। ब्रोकर की रिपोर्ट से आप अपना क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लीजिए। ठीक है, और उसको यहाँ पर अदर करंट असेट है, इसमें आप अपने लेजर का क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए। लेट्स सपोज हमारे लेजर का बैलेंस है 86,000। ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारी टोटल असेट साइड आ गई 2,62,000। असेट साइड हमारी फिल हो गई। ठीक है, 2,62,000 सेव कर देंगे। इसके बाद में सोर्सेज ऑफ फंड्स, अब लाइबिलिटी साइड भी हमको फिल करनी है। सोर्सेज ऑफ फंड्स में जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, प्रोप्राइटर फंड्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितनी की हमारी असेट थी ना उस पूरे अमाउंट से हम अपनी कैपिटल बना देंगे। तो 2,62,000 रुपीज का हमारी असेट का बैलेंस था, तो इस तरीके से हमारी लाइबिलिटी आ गई 2,62,000 रुपीज की और असेट आ गई थी हमारी 2,62,000 की। सेव कर देंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारी जो बैलेंस शीट है वो भी रेडी हो गई है, कंफर्म पर टिक आ गया है। अब हमको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इस पर क्लिक करना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में जाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट पे, इस पर क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 12A, 12B, 12C एंड 12D। अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की है उसका टर्नओवर कैलकुलेट करना आपको आते ही, टर्नओवर लिख दीजिए। इंट्राडे का जो प्रॉफिट एंड लॉस है ब्रोकर रिपोर्ट में दे रखा होगा वो आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो टर्नओवर है वो हमको यहाँ लिखना है। एक्सेल शीट हमने बनाई हुई थी, एक्सेल शीट में हमने टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करके रखा हुआ था हर एक बिजनेस का। टोटल टर्नओवर हम लिख देंगे 1,11,408। तो 1,11,408 हमने यहाँ पर लिख दिया अपना टर्नओवर। उसके बाद में इनकम हमको लिखनी है F&O की। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम भी हमने कैलकुलेट कर रखी है। हमारा लॉस हुआ है नेट में कितना, 34,697 का लॉस। लॉस के लिए पहले हम माइनस लगाएंगे और फिर अमाउंट को फिल करेंगे। ठीक है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी कंफर्म हो चुका है। P&L अकाउंट पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका लॉस, बिजनेस का लॉस। ये हमारे F&O का लॉस है, F&O हमारा बिजनेस होता है यानी हमारे बिजनेस का लॉस है। तो बिजनेस का जो लॉस होता है ना वो आपकी किसी बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है या फिर आपकी कोई अदर इनकम है एक्सेप्ट सैलरी इनकम। सैलरी को छोड़ के कोई भी इनकम हो, चाहे आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो, चाहे इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम हो, कैसी भी इनकम हो उससे सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारी कोई दूसरी इनकम होगी उससे ही ये जो हमारा अमाउंट है वो सेट ऑफ हो जाएगा। और अगर कोई अमाउंट बचा, पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो हम इस अमाउंट को, बैलेंस अमाउंट को नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमको अपना ITR क्या करना होता है, ड्यू डेट तक फाइल करना होता है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद में हम जब नीचे आएंगे फिर उसके बाद में कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। देख, इसके बाद में P&L अकाउंट भी कंफर्म हो गया। अदर इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना, बस कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में शेड्यूल BP पर जाएंगे। शेड्यूल BP पर यहाँ पर आपको दिख रहा है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पर हमको लॉस हुआ है 34,697 का, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में शेड्यूल अदर सोर्सेज में जाएंगे। शेड्यूल अदर सोर्सेज में यहाँ पर आपको इनकम दिख रही है चार्जेबल एट नॉर्मल रेट। ये इनकम कौन सी है, ये हमारी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम है। कौन सी इनकम है, जो हमको EIS में शो हो रही थी, तो ये हमारी ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पर आ गई है 6358 की इनकम। इसके अलावा हमारी कोई और इनकम नहीं है। अब हमारी केवल एक यही इनकम है ना 6358 की, तो जो हमारा बिजनेस का लॉस था ना वो हमारी इस इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। और लॉस ज्यादा था ना तो बैलेंस लॉस हम 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ओके, अब आता है शेड्यूल CYLA, करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट। तो देखिए हमने अभी अब डिस्कस किया था ना कि जो बिजनेस का लॉस था वो हमारी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम है, इससे एडजस्ट हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा यहाँ पर हम सेंटर पर लेकर आते हैं पहले, है ना। अब देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको जो बिजनेस का लॉस है ना वो आपको शो हो रहा है 34,697 का लॉस था। ये लॉस आपका एडजस्ट हो जाएगा आपकी इंटरेस्ट इनकम से। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। बैलेंस लॉस है 28,339 का। ठीक है, 28,339 का लॉस है। ये लॉस हम नेक्स्ट ईयर के लिए 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब आ जाता है शेड्यूल BFLA, मतलब लास्ट ईयर के जो लॉसेस हैं उनको हम इस साल सेट ऑफ करेंगे
वो इसमें शो हो जाएगा। तो अभी तो हमारा कोई भी लॉस यहाँ पर नहीं दिख रहा, क्योंकि जो लास्ट ईयर के लॉसेस होते हैं उसको हमें मैनुअली फीड करना पड़ता है। ओके, करंट ईयर के जो लॉसेस होते हैं ना, उनको तो पोर्टल खुद से कैलकुलेशन करके सेट ऑफ करके आगे के सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन लास्ट ईयर के जो लॉसेस होते हैं उनको हमें मैनुअली यहाँ पर फीड करना होता है। तो लास्ट ईयर के जो लॉसेस है उसको हम कहाँ फीड करेंगे वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपको शेड्यूल BFLA में कुछ नहीं करना, कंफर्म पर क्लिक कर देना। अब देखिए शेड्यूल CFL, इसमें आपको जो लास्ट ईयर के लॉसेस होते हैं वो यहाँ पर आपको मैन्युअली फीड करने होते हैं खुद से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पिछले सालों में जो आपने ITR फाइल किए होंगे, पिछले साल का आपको पोर्टल से अपना ITR फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उस ITR फॉर्म में आपको शेड्यूल CFL चेक करना है। शेड्यूल CFL में आपको जो आपके लॉसेज हैं वो शो हो रहे होंगे, वहां से आपको उन लॉसेस को उठाकर रेलिवेंट हेड में वो फिगर जो है वो पुट कर देनी है। तो अभी हम करंट ईयर की बात करें तो देखिए करंट ईयर का जो लॉस है हमारा 28,000 समथिंग का लॉस आया था ना बिजनेस का सेट ऑफ होने के बाद। देखिए ये आ गया हमारा सेट ऑफ होने के बाद जो लॉस है, ये जो है पोर्टल खुद से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ये कैलकुलेशन क्या हमने की थी? हमने नहीं की थी, पोर्टल खुद से कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर के लॉसेज यहाँ पर शो नहीं हो रहे, वो पोर्टल नहीं लेकर आएगा, वो हम खुद से लेकर आएंगे। तो असेसमेंट ईयर 25-26 की सबसे पहले आपको अपनी ITR फाइल करने की ड्यू डेट बता देनी है कि आपने ITR कब फाइल की थी। लेट्स सपोज हमने ITR फाइल की थी 17 अगस्त 2025 को, लास्ट ईयर की। इसके बाद में अब आपको अपना रेलिवेंट हेड देखकर जो लॉसेज हैं उसकी फिगर्स को पुट कर देना है। देखो आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस शो होगा, ठीक है। बिजनेस का जो लॉस है वो आपको यहाँ शो कर सकते हैं। उसके बाद में स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस, तो सारे लॉसेज आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब जैसे असेसमेंट ईयर 25-26 की जो डेट थी जब हमने ITR फाइल किया था, हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर हम इस जगह, ये हमारा जो हेड है वो बिजनेस का है, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, बिजनेस का हेड है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपको लास्ट ईयर 3 लाख रुपीस के लॉस हुए थे, बिजनेस में लॉस हुआ था, F&O का लॉस हुआ था आपको, ठीक है। वो आपने यहाँ फिगर पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पर पोर्टल लेकर आ रहा है 3 लाख रुपीस के लास्ट ईयर के लॉसेस और 28,000 रुपीस के करंट ईयर के टोटल लॉसेस जो हैं वो नेक्स्ट ईयर्स के लिए ये कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इसी तरीके से और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये रहा शॉर्ट टर्म का हेड, ठीक है। लेट्स सपोज आपके शॉर्ट टर्म में आपको लास्ट ईयर 40,000 रुपीस का लॉस हुआ था, तो वो हमने फिगर पुट कर दी। अब ये जो लॉस है वो भी अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको शेड्यूल CFL में पिछले साल का ITR देख के जो भी फिगर्स होती हैं लॉस की उनको यहाँ पर पुट कर देना होता है, ओके। इसके बाद हम सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो शेड्यूल है AMTC, इस पर क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर भी हमको सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी टोटल इनकम चेक कर लीजिए, सैलरी की इनकम अगर होगी तो शो हो जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो हो जाएगी, PGVP का तो हमारा लॉस था, कोई इनकम थी नहीं तो कुछ नहीं आया, कैपिटल गेन की भी कोई इनकम नहीं थी। हाँ हमारी अदर सोर्सेज की इनकम थी, इंटरेस्ट इनका, वो भी हमारी एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर लॉसेज ऑफ करंट ईयर 2 भी सेट ऑफ, तो ये हमारा लॉस जो है 6358 का लॉस जो था वो सेट ऑफ हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में कैरीड फॉरवर्ड लॉस जो था वो आ गया 28,000 रुपीज का, ठीक है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में टैक्सेस पेड पर जाएंगे। यहाँ पर आपका अगर किसी में TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, जैसे सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है TDS 1 में आ जाएगा। सैलरी के अलावा कोई इनकम है जैसे FD इंटरेस्ट पर TDS डिडक्ट हुआ है या किसी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है TDS 2 में आएगा। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव हो रहा है 50,000 से ज्यादा, उस पर भी TDS डिडक्ट होता है, वो TDS 3 में आएगा। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा की कार परचेज की तो उस पर TCS कलेक्ट होता है, वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप यहाँ पे करेंगे, पहले उसकी एंट्री यहाँ फीड करेंगे और उसके बाद में आपको जो अपना ITR है उसको फाइल करेंगे। ऐसे अगर आपने इस साल कोई एडवांस टैक्स पे किया था असेसमेंट ईयर 26-27 का, वो भी आपको यहाँ पर शो होगा, ओके। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी टैक्स लायबिलिटी शो होगी, ठीक है। तो हमारा टैक्स तो कोई था ही नहीं क्योंकि इनकम ही नहीं थी हमारी, तो यहाँ पर हमें 0 शो हो रहा है। अगर आपका कोई टैक्स बनेगी, टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो वो यहाँ शो हो जाएगी। टैक्सेस पेड, अगर आपका कहीं TDS डिडक्ट हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब लेट्स सपोज हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा था, लेकिन अगर हमारा कहीं TDS डिडक्ट हो गया था तो वो जो TDS है हमको फिर रिफंड मिल जाएगा पूरा,
ठीक है। तो रिफंड अगर आपका टीडीएस का हुआ तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब उसके बाद में आपसे एक बार और पूछ रहा है कि आपने फॉरेन में कोई एसेट तो नहीं है, या फॉरेन से कोई इनकम तो नहीं आ रही, या फॉरेन में बैंक अकाउंट तो नहीं है, कंफर्म कर रहा है। अगर है तो येस पर क्लिक करके डिटेल्स दे देनी है, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे, फिर हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए सारे शेड्यूल्स हमारे फिल हो चुके हैं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, प्लेस जहाँ पर बैठकर आईटीआर फाइल कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अब हम प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फॉर्म को आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमें अपनी आईटीआर को इंस्टेंटली ई वेरीफाई करके भी चलना है, क्योंकि अगर हमने आईटीआर फाइल कर दी लेकिन 30 डेज के अंदर ई वेरीफाई नहीं किया तो माना जाएगा हमने कभी आईटीआर फाइल ही नहीं की थी। ठीक है, ई वेरीफाई नाउ पर हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सिंपली फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे आधार से लिंक जो फोन नंबर होगा उस पर ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार लिंक्ड फोन नंबर जो होगा उस पर ओटीपी आ जाएगा, सिंपली आपको ओटीपी को पुट कर देना है यहाँ पर, और उसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है, और फिर आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा। आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा, ईमेल पर मेल आ जाएगा कि आपका आईटीआर सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी एफ&ओ की इनकम के लिए आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी ये भी बताइए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।